हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस का आज का पहला क्वेश्चन है, टोलहास किस जनजाति की उपजाति है? तो गाइस विभिन्न सारी जो ट्राइब्स होती है, एग्जाम्पल के लिए एक ट्राइब होती है, एक की भी बहुत सारी उपजातियां होती है, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे उपजातियां होती है इनके भीतर भी। तो 16 जनजाति है, इसकी एक उपजाति है गोंड। ठीक है, गोंड ट्राइब है जो अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर रहने वाले एक महत्वपूर्ण ट्राइब है जो कि पीवीटीजी में इंक्लूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर किस वंश के शासक काल के दौरान बनाए गए थे? तो गाइस जो महाबलीपुरम के जो सौर मंदिर है, मतलब महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पर रथ मंदिर आदि महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना योगदान देते हैं इंडियन कल्चर में। तो इन मंदिरों का निर्माण है वो पल्लव शासकों ने करवाया था। ठीक है, इन सौर मंदिरों की बात करें तो इन सौर मंदिरों को समुद्र तट के मंदिर भी कहते हैं, सौर टेम्पल कहते हैं। ये महाबलीपुरम के तट मंदिर है जो कि दक्षिणी भारत में स्थित भारत के प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण है गाइस वो 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, और ये जो इनकी वास्तुकला है वो द्राविड़ शैली में बनी हुई है। दक्कन के मंदिर हैं तो द्राविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं। मान लो ये अपना इंडिया है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। राइट, तो बीच का जो अपना मध्य, जो मिडाइवल मध्य का जो इंडिया है, यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो बने हैं बेसर शैली में। ठीक है, दक्षिणी भारत के जो मंदिर बने हैं वो द्राविड़ शैली में बने हैं। बेसर शैली में जो मंदिर है वो नागर शैली और द्राविड़ शैली का मिश्रित रूप है, मतलब इन दोनों जोनों का मिला हुआ स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो आता है बेसर शैली। तो जो सौर मंदिर है वो बने हुए हैं द्राविड़ वास्तुकला के बेहतर नमूने माने जाते हैं। इन सौर मंदिरों में गाइस टोटल रूप से 3 मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और एक है दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं इसके भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं। अर्थात बीच में जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का है, इसके दोनों तरफ जो मंदिर बने हुए हैं वो शिव जी के मंदिर बने हुए हैं। राइट, मंदिर से टकराती सागर की लहरें यहाँ पर एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती है, जिसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि रथ मंदिर कहाँ है? रथ मंदिर है वो महाबलीपुरम के हैं, प्रसिद्ध है, जो कि द्राविड़ शैली में बने हुए हैं। इनका निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम शहर भी कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव राजा था, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। इस शहर को मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना मामल्लपुरम के बारे में। राइट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो गाइस कांग्रेस की स्थापना 1985 में की गई थी, सॉरी 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। जॉर्ज यूल इसके प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। राइट, तो ध्यान रखना जॉर्ज यूल के बारे में, और एओ ह्यूम है वो इसके संस्थापकों में माने जाते हैं। कांग्रेस के जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी पूछ लिया जाता है, 1885 में बॉम्बे में, उस समय जो बम्बई क्षेत्र था बॉम्बे, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसमें शामिल थे दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, CWC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रामेश चंद्र दत्त एस सुब्रमण्यम अय्यर। ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसमें कौन कौन व्यक्ति इंक्लूड था, कौन कौन इसके नेतृत्व करता थे। ये नाम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन नामों का ध्यान रखना। वापस रिवाइज कर लेते हैं, दादाभाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्यम। राइट, इसके प्रारंभ में इसके नेतृत्व करता है वो बंबई और कलकत्ता से संबंध रखते थे, ये सारे इन्हीं क्षेत्रों से आते थे। एक सेवानिवृत्त गाइस ब्रिटिश अधिकारी था एओ ह्यूम, इन्होंने विभिन्न भारतीय जो क्षेत्र थे उनको एक जगह लाने की भूमिका निभाई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो जॉर्ज ओ ह्यूमन ने लिखाई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में किया गया था। ठीक है, एक्चुअली इसका उद्देश्य माने कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी?
तो उस समय एक दल था उदारवादी। उदारवादी जो ब्रिटिश शासन का सपोर्ट करता था, उनका मानना था कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो भारत का भला तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं है कि भारत में प्रॉब्लम क्या कुछ है। तो इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना कर दी और उनको बहलाने के लिए ये कुछ कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इसी टारगेट से इसकी स्थापना की गई थी। मूल रूप से जो उदारवादी लोग थे, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे के सारे उदारवादी लोग थे। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन उदारवादी था, कौन नहीं था, तो ये भी आप ध्यान रखना, राइट। देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र है वो आयोजित किए जाते थे। दोस्तों, अधिवेशन का अध्यक्ष है वो उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया जाता था। तो ये अपने चर्चा की कांग्रेस के बारे में, और इसके जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष चुने गए थे वो जॉर्ज यूल है वो चुने गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है? तो गाइस, जो एंटीबायोटिक टेबलेट होती हैं उनका असर है वो वायरस पर नहीं होता, वायरस होता है उन पर नहीं होता। जबकि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारियां होती हैं उन पर एंटीबायोटिक काम करती है और उनका बीमारियों का निदान होता है। लेकिन जो वायरस से जनित जो बीमारियां होती हैं, एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 जो बीमारी आई थी उसमें ये वायरस जनित बीमारी थी जिस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ा था, राइट। एंटीबायोटिक होती क्या है, इनके बारे में चर्चा की जाए तो प्रतिजैविक जीवाणु को मारकर और उनकी वृद्धि तथा गुणन को रोककर मनुष्य और जानवरों में जीवाणुओं का संक्रमण का निदान करता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया होता है, मान लो एबीसीडी नाम की कोई बीमारी है, वो कोई जानवर या पशु में फैल गई या कोई मानव में वो बीमारी फैल गई, तो एंटीबायोटिक लेकर उस बीमारी की वृद्धि को रोका जाता है और उसमें जो भी संक्रमण है उसका निदान किया जाता है, ठीक है। ये जीवाणु संरचनाओं प्रक्रियाओं को लक्ष्य बनाते हैं जिससे मानव कोशिका पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, राइट। एंटीबायोटिक है जो मानव की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके कार्य की बात करें तो बैक्टीरिया कोशिकाओं में पेप्टिडोक्लाइन से बनी एक सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति होती है। इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, ग्लाइकेन और पेप्टाइडस, ठीक है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स पेप्टाइड्स क्रॉस लिंक्स को बाधित करके बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमजोर कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है गाइस। इसके साथ ही इसके विकास की बात करें तो इसका विकास कैसे हुआ, जब जीवाणु प्रतिरोधी जीन प्राप्त कर लेते हैं या उनमें उत्परिवर्तन हो जाता है तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी विकास हो जाता है जिससे संक्रमण का निदान अधिक कठिन हो जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया और जीवाणु है वो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिरोधी विकसित करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन के विरुद्ध पेनिसिलिनेस जैसे एंजाइम का उत्पादन करना जो कि एंटीबायोटिक अणुओं को तोड़ता है, राइट। एंटीबायोटिक के प्रभाव से बचने के लिए इसकी संरचना में संशोधन किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि बैक्टीरिया अधूरी कार्यों को पूरा कर सकते हैं, अनुकूलता में वृद्धि कर सकते हैं और प्रतिजैविक प्रतिरोध के प्रति प्रतिस्पर्धा को कठिन भी बना सकते हैं, राइट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात बोरोबुदर का बौद्ध स्तूप किस देश में स्थित है? तो गाइस, तो अपना जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है जावा, वहां पर बोरोबुदर बौद्ध मंदिर है, स्तूप है वो स्थित है। इसके बारे में बात करें तो ये बौद्ध धर्म बोरोबुदर है वो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड क्षेत्र है जो कि जावा द्वीप अपना इंडोनेशिया का है, वहां पर ये स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक स्तूप आप बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। दोस्तों, इनका विकास है, इन्हें बनवाया किसने था, तो 750 से 854 ईस्वी के आसपास इनका निर्माण है वो शैलेंद्र राजवंश ने बनाया था, ठीक है। शैलेंद्र राजवंश का जो राजवंश था उनका जो भारतीय में दक्षिणी भारत में जो चोल राजा थे उनके साथ रिलेशन अच्छे थे। तो इसी दौरान जो कल्चर था इंडिया का वो आदान प्रदान हुआ एक दूसरे की तरफ गठा बटा, तो इसी के दौरान यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है इस स्तूप है उनका निर्माण शैलेंद्र शासक ने यहाँ पर करवाया। मुख्य रूप से इसके निर्माता और इसके निर्माण की तिथि ये पता नहीं है कि इनका निर्माण कब क्या हुआ था, लेकिन माना जाता है कि शैलेंद्र राजवंश थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन एग्जैक्टली किसने करवाया था ये पता नहीं। बोरोबुद्दर स्तूप आज के शैलेंद्र राजाओं के वैभवपूर्ण और उनकी जो गौरवशाली सॉरी आर्किटेक्चर है उसके बारे में ये अपन को बताता है। बोरोबुद्दर को गाइस संसार का 8वां आश्चर्य भी माना जा सकता है।
इसकी वास्तुकला पर भारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह एक स्तूप एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। इसमें 9 खंड है जो कि उत्तरोत्तर एक दूसरे से छोटे छोटे बनाए गए हैं। राइट। इसके साथ ही गाइस शीर्ष पर एक घंटे की आकृति का स्तूप है जिसका आकार है वो अति विशाल है। सबसे नीचे चौकोर खंड की जो लंबाई है वो 131 गज है। राइट। बुद्ध की अनेक मूर्तियां इसके शिल्प पट्टों पर उत्कीर्ण है। दोस्तों, प्रदक्षिणा मार्ग के शिल्प पट्टों पर बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं उत्कीर्ण हैं, जिनमें से कुछ ललित विस्तार से ली गई हैं। दोस्तों, यह स्तूप है वो जावा और उसके पड़ोस के द्वीपों पर शासन करने वाले भारत के राजाओं की वास्तु शिल्प परिकल्पना की भव्यता और उत्कृष्टता का उदाहरण है। तो ये आपने चर्चा की आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।